स्वागत है आपका यूपीएससी रीडिंग चैनल में। हम आज देखेंगे अध्याय 7 जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो हम समाजशास्त्र की बुक जो कि एनसीईआरटी 12वीं का बुक है, इसको हम लगातार कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज हम अध्याय 7 देख रहे हैं। जबकि इससे पहले हम बाकी पिछले के जितने भी चैप्टर थे उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन चैप्टरों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी समाजशास्त्र का बुक देख सकते हैं, जिसमें सभी चैप्टर उपलब्ध हैं। आज हम देखेंगे जनसंपर्क साधन और जनसंचार के बारे में और जानेंगे कि यह हमारे समाज और समाज की व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो विज्ञापन, वीडियो कॉल, खेल और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। उन्हें कभी कभी जनसंचार के साधन भी कहा जाता है। ठीक है, मास मीडिया को जनसंचार का साधन भी कहा जाता है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम के विभिन्न दुनिया की कल्पना करना भी कठिन होगा। यहाँ पर क्रियाकलाप 7.1 दिया हुआ है, जिसे आप पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना उचित नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ पेपर कट दिया है, पेपर कट नहीं, एक कार्टून दिया हुआ है जो कहना क्या चाह रहा है देख लेते हैं कि हाउ डिड यू पास द टाइम व्हेन यू वेर माई एज, रीड लिसन टू द रेडियो प्ले, बैडमिंटन, विजिट फ्रेंड्स, go to the cinema, what about in we had no TV, how sad was grandpa so poor। अब इसमें एक बच्ची अपने ग्रैंड माँ से बात करती है और वह जो संचार के साधनों के बारे में चर्चा कर रही है। मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रातः बिस्तर के उठते समय पहले रेडियो टेलीविज़न चालू करते हैं अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। उन्हीं परिवारों के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन पर यह देखने के लिए नज़र डालते हैं कि कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई है। अनेक नगरीय क्षेत्रों में नल साज, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, रंग साज और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग अपना एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जिस पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानों पर एक छोटा टेलीविज़न सेट भी रखने लगे हैं। आने वाले ग्राहक दुकानदार से टेलीविज़न पर दिखाई जा रही फिल्म या क्रिकेट मैच के बारे में छिटपुट बातचीत भी कर लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीफोन और इंटरनेट की सहायता से देश भर में रहने वाले अपने मित्रों एवं परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। नगरों में रहने वाले प्रवासी कामगार वर्ग के लोग भी गांव में रहने वाले अपने परिवार से दूरभाष द्वारा नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। क्या आपने मोबाइल फ़ोन के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन को देखा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फ़ोन विविध प्रकार के सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? क्या आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन दोनों पर उपलब्ध होते हैं। सच तो यह है कि इनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में सभी प्रकार के जनसंचार के साधनों का चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है। समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें इस वृद्धि के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में रुचि होनी चाहिए। सर्वप्रथम जबकि हम वार्तालाप संचार क्रांति की विशिष्टता को पहचानते हैं, तो हमें कुछ पीछे जाकर विश्व में और भारत में आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि की रूपरेखा की प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही मास मीडिया की संरचना और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों से निर्धारित हुआ है। उदाहरण के लिए हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में प्रमुख रूप से राज्य और विकास के बारे में उसकी सोच ने मीडिया को कितना अधिक प्रभावित किया है, और 1990 के बाद के भूमंडलीकरण के दौर में बाजार को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दूसरा, हमें यह समझने में अधिक सहायता मिलती है कि समाज के साथ जनसंपर्क और संचार के साधनों के संबंध कितने द्वंद्वात्मक हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया की प्रकृति और भूमि उस समाज द्वारा प्रभावित होती है जिसमें यह स्थित होती है। साथ ही समाज पर मास मीडिया के दूरगामी प्रभाव पर जितना बल दिया जाए थोड़ा होगा। हम इस द्वंद्वात्मक संबंध को उस समय देखेंगे और समझेंगे जब हम इस अध्याय में औपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में औपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में और अतंत्रता भूमिंडलीकरण के संदर्भ में तीसरा जनसंचार संचार के अन्य साधनों से भिन्न होता है, क्योंकि इसे विशाल पूंजी उत्पादन और औपचारिक संरचनात्मक संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि मास मीडिया की संरचना और प्रकार्य के लिए राज्य अथवा बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। मास मीडिया ऐसे बहुत बड़े संगठनों के माध्यम से कार्य करता है जिनमें भारी पूंजी लगी होती है और काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चौथा, इसका महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों को विभिन्न वर्ग के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इस तथ्य को पिछले अध्याय में डिजिटल अंतर की संकल्पना के सूत्र में प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ। तो हम लगातार चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसको आप समझते चलिएगा। आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ। पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय यानी छापाखाने के विकास के साथ हुआ था। ठीक है, किसके विकास के साथ? जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई उसके विकास के साथ। हालांकि बहुत से समाज में मुद्रण कला का इतिहास कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया गया। यह तकनीक सर्वप्रथम जोहान गुटनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई थी। प्रारंभ में छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। प्रारंभ में जो छपाई का काम क्या था? धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रणालय के प्रथम उत्पाद साक्षर अभिजात लोगों तक ही सीमित थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर जब प्रौद्योगिकी के परिवहन और साक्षरता में और आगे विकास हुआ, तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पढ़ने या सुनने को मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित होने लगी। इस संबंध में सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के संपर्क के बारे में नहीं जानते थे, वे भी एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे। इससे अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार एंडरसन के कथनानुसार हम राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह मान सकते हैं। 21वीं सदी का दूरदर्शन समाचार कक्षा, भारत। एक पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें पेपर छप रही है उसका एक चित्र है और यहाँ पर सूचना संचार को दिखाया जा रहा है। आप याद कीजिए कि कैसे 19वीं सदी के समाज सुधारक अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा है। इसका उद्भव भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए संस्थागत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़क उपायों का खुलकर विरोध करने वाली राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया गया और फिर उसे सही दिशा दी। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। इसका एक उदाहरण इल्बर्ट बिल 1883 के विरुद्ध आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी, मातृभूमि, अमृत बाजार पत्रिका जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को औपनिवेशिक सरकार की अप्रसन्नता सहनी पड़ी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा और वे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग करते रहे। बॉक्स 7.1 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हालांकि राम मोहन राय से पहले भी कुछ लोगों ने समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिए थे, परंतु राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला भाषा में 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी, सर्वप्रथम फारसी में 1822 में प्रकाशित मिरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिनमें राष्ट्रवादी एवं लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता था। फरदुंजी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने 1822 में ही बॉम्बे समाचार नामक एक दैनिक पत्र शुरू कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया।
द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में 1861 में शुरू हुआ था। कब? 1861 में शुरू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का। और द पायनियर इलाहाबाद में 1865 में, और द मद्रास मेल 1868 में। ठीक है, तो 1822 में प्रकाशित हुआ संवाद कौमुदी, जो कि राजा राम मोहन राय का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। द पायनियर इलाहाबाद में 1865 में शुरू हुआ। द मद्रास मेल 1868 में। द स्टेट्समैन कोलकाता में 1875 में शुरू हुआ। और द सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर में 1876 में शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य यानी सरकार के स्वामित्व में था, इसलिए उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते थे। यद्यपि समाचार पत्र एवं फिल्म दोनों में स्वायत्तता थी, लेकिन ब्रिटिश राज उन पर कड़ी नज़र रखता था। अंग्रेजी या देसी भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत व्यापक रूप से नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनकी वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था, क्योंकि खबरें और सूचनाएं वाणिज्य तथा प्रशासनिक केंद्रों जैसे बाजारों तथा व्यापारिक केंद्रों और न्यायालयों तक कस्बों में पढ़ा जाता था। पत्र पत्रिकाएं में जनमत के विभिन्न आयाम होते थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए जाते थे। ये विभिन्न विचार भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जारी रहे। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया। अब स्वतंत्र भारत में मास मीडिया कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में यह पुराने समय के एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पेपर पढ़कर अपने गांव के लोगों को सुना रहा है। दृष्टिकोण कि मास मीडिया स्वतंत्र भारत में कैसे है। स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। मीडिया से यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था। विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। तब मीडिया का अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए एक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्तचित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमाघर में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था, ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। रेडियो प्रसारण, जो 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई में अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के जरिए भारत में शुरू हुआ था, 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया, जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। चूँकि मीडिया स्वतंत्र भारत के विकास में एक सक्रिय भागीदारी माना जाता था, इसलिए आकाशवाणी के कार्यक्रम के मुख्य रूप में से समाचार, सामयिक, विषय और विकास पर चर्चाएं होती थी। नीचे दिए गए बॉक्स से तत्कालीन युग चेतना का पता चलता है। आकाशवाणी के समाचार प्रसारण के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल विविध भारती भी था, जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्यतः हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। और 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया। जल्दी ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए एक कमाऊ चैनल बन गया। अमिता राय, बाद में मलिक। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में डिस्क जारी के रूप में
1940 से कार्यरत प्रसिद्ध संपर्क चलचित्र समालोचक अमिता ने 1940 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्य आरंभ किया। उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं थीं। तत्पश्चात ये BBC, CBC एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ है। चलचित्र, रेडियो और दूरदर्शन समालोचना और मुख्य समाचार पत्रों के इस संदर्भ स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती है। बॉक्स 7.2 देखते हैं। आकाशवाणी के प्रसारण से कुछ अंतर हुआ। 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी तो आकाशवाणी ने देहात में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया और वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रसार करती रही। इस प्रयोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। इस कार्यक्रम की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। भारतीय फिल्मी गानों और वाणिज्यिक विज्ञापनों को निम्न स्तरीय संस्कृति माना जाता है था, अतः उन्हें प्रसारित नहीं किया गया। इसलिए भारतीय श्रोताओं ने भारतीय फिल्मी, संगीत, वाणिज्यिक और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए अपने शॉर्टवेज रेडियो सेटों को रेडियो सिलोन और रेडियो गोवा से प्रसारित होता था, जहां उन दिनों पुर्तगाल शासन था। जोड़ लिया। भारत में इन प्रसारणों की लोकप्रियता ने रेडियो सुनने और रेडियो सेटों की बिक्री को बहुत बढ़ा दिया। उन दिनों रेडियो सेट खरीदते समय ग्राहक बेचने वालों से यह अवश्य सुनिश्चित कर लेता था कि उस सेट से रेडियो सिलोन या रेडियो गांव के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं या नहीं। बॉक्स 7.3 का अभ्यास। अपने बुजुर्गों से विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में पूछें। कौन सी पीढ़ी उन्हें याद करती है? देश के किन भागों में से ये कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय थे? उनके अनुभव पर चर्चा करें। श्रोताओं के अनुरोध के बारे में अपने अनुभव के साथ उनके अनुभव की तुलना करें। जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय आकाशवाणी के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशनों की आधारभूत संरचना थी जो महानगरों में स्थित थे। देश की 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट ही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना के विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली है। यह भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 स्तरों पर अपनी सेवा प्रदान कर रही है। प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रेडियो सेटों की ऊंची कीमत थी। लेकिन 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर बैटरी से चलने लगे और उन्हें कहीं भी आसानी से लाया जा सकता था। साथ ही उनकी कीमत भी बहुत अधिक घट गई और वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि लगभग 11 करोड़ परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। उनमें से 1/3 से भी अधिक घर परिवार ग्रामीण थे। टेलीविज़न। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पहले यानी 1959 में टेलीविज़न के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया गया था। आगे चलकर अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग के अंतर्गत टेलीविज़न ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किया। ये शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे तक 24,000 टीवी सेटों पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। इसी बीच दूरदर्शन के अंतर्गत चाल दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविज़न केंद्र स्थापित कर दिए गए। तत्पश्चात एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोल दिए गए। कहाँ? कोलकाता में, चेन्नई में और जालंधर में। प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचार, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम और मनोरंजन के कार्यक्रम सम्मिलित थे।
जब कार्यक्रम वाणिज्यिक हो गया और उनमें इन कार्यक्रमों के प्रायोजकों के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे तो लक्ष्यगत दर्शकों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में भी वृद्धि हो गई और जो नगरीय उपभोक्ता वर्ग के लिए होते थे, दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। वर्ष 1984-85 के दौरान टेलीविज़न ट्रांसमीटरों की संख्या देश भर में बढ़ गई और फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया और यही वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा प्रसारित किए गए। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित किया जाए। जैसा कि आगे चलकर रामायण 1987-88 और महाभारत 1988-90 महाकाव्यों के प्रसारण भी हुआ। हम लोग एक निर्णायक मोड़ देखते हैं। हम लोग भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला सोप ओपेरा था। इस नए सबसे पहले पथ प्रदर्शक कार्यक्रम ने मनोरंजन संदेश में शैक्षिक अंतर्वस्तु को जानबूझकर सम्मिलित करते हुए मनोरंजन शिक्षा की संयुक्त रणनीति का उपयोग किया था। हम लोग के करीब 156 कथांश एपिसोड थे। 1984-85 के दौरान 17 महीनों तक हिंदी में प्रसारित किए गए। इस टेलीविज़न कार्यक्रम ने सामाजिक विषयों जैसे लैंगिक यानी स्त्री पुरुष समानता, छोटा परिवार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 22 मिनट के प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक विख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार 30 से 40 सेकंड के एक उपसंहार के रूप में उस एपिसोड से प्राप्त सबक को संक्षेप में प्रस्तुत किया करते थे। अशोक कुमार नाट्य प्रसंगों को दर्शकों के दैनिक जीवन से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक निंदनीय पात्र जो शराब पीता था और अपनी बीवी से मारपीट करता था पर टिप्पणी करते हुए दर्शकों से यह भी पूछा, आपके विचार से बसे सर, राम जैसे लोग इतनी ज़्यादा शराब क्यों पीते हैं और फिर बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? क्या आप ऐसी किसी व्यक्ति को जानते हैं? शराब पीने की लत को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग के दर्शकों के बारे में अध्ययन करने से दर्शक वर्ग के सदस्य एवं उसके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि के पारसामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवास कक्षों के एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपनी दैनिक कार्यों में यथोचित परिवर्तन कर लिए थे। अन्य कई व्यक्तियों ने बताया कि वे टेलीविज़न सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे। उदाहरण के लिए, बड़की भी चिंता मत करो, जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो। यहाँ पर हम लोग एक एपिसोड है जिसे लोगों ने देखा और लोगों ने देखने के बाद उसके अनुसार से अपने जीवन को अनुसरण किया और कई अपने जीवन में परिवर्तन भी लाए। उसकी इसी दिलचस्पी को दिखाया जा रहा है। हम लोग को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। इस सोप ओपेरा का एक असामान्य पक्ष यह था कि दर्शकों से इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुआ करते थे। वे इतने अधिक पत्र होते थे कि उनमें से अधिकांश दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले भी नहीं जा सकते थे, उतने पत्र प्राप्त होते थे। हम लोग के विज्ञापनों ने एक नए उत्पाद मैगी 2 मिनट्स नूडल को बढ़ावा दिया, जो टेलीविज़न के विज्ञापन की शक्ति और दूरदर्शन के वाणिज्यीकरण के प्रारंभ होने का दर्शाता है। मुद्रण माध्यम। अब मुद्रण माध्यम क्या है देखते हैं। मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम के प्रारंभ और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रसार तथा राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों में उसकी भूमिका के बारे में जाना जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा और इसके लिए यह विकासात्मक मुद्दों को उठाता रहा और बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहा।
नीचे के भाग से में दिया गया संक्षिप्त उदाहरण आपको प्रिंट मीडिया की उस प्रतिबद्धता से अवगत कराएगा। मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सौभाग्यवश वह समय समाप्त हो गया और 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। भारत अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने स्वतंत्र मीडिया पर तर्कसंगत या समर्थनीय गर्व कर सकता है। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंध संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक ऐसे औपचारिक संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है और यह भी किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार संरचना तथा विषय वस्तु की दृष्टि से बदलता रहता है। अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समय पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है और कुछ अन्य समयों पर बाजार को। भारत में यह स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह बहस भी छिड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। अगले भाग में हम इन नई बातों पर विचार करेंगे। यहाँ 7.7 बाक्स दिया है जिसमें क्या है देखते हैं। भारत में पत्रकारिता को एक अंतरात्मा से प्रेरित कार्य माना जाता था। जब स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में तेजी आई और एक आधुनिक रूप धारण करते हुए समाज में जीवन निर्माण के नए शैक्षिक अवसर उत्पन्न हुए, तो देशभक्तिपूर्ण और सामाजिक सुधार के आदर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवा जन पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुए। जैसा कि अक्सर ऐसे कामों में हुआ करता है, इस आजीविका में पैसा बहुत कम था। इस आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में रूपांतरित होने में लंबा समय लगा। यह रूपांतरण हिंदू जैसे समाचार पत्र के स्वरूप में आय परिवर्तन से प्रतिबिंबित होता है, जो भारत में विशुद्ध सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवा भाव को लेकर चला था, पर आगे चलकर व्यापारी उद्यम में बदल गया। हालांकि उसमें सामाजिक और जन सेवा का भाव भी रहा। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंध संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक जैसे औपचारिक संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है और यह भी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार संरचना तथा विषय वस्तु की दृष्टि से बदलता रहता है। अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समयों पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है और कुछ अन्य समय पर बाजार को। भारत में यह स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह बहस भी छिड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। अगले भाग में हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। भूमंडलीकरण और मीडिया। भूमंडलीकरण और मीडिया क्या है देखते हैं कि हम पिछले अध्याय में भूमंडलीकरण के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रांति के साथ अनेक घनिष्ठ संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडिया के हमेशा अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं, जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना। किंतु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनियां राष्ट्रीय सरकारों के विनियमों का पालन करते हुए विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रही। मीडिया उद्योग भी कई अलग अलग सेक्टरों में विभाजित था, जैसे सिनेमा, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, जो एक दूसरे से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुए हैं। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है और नवीन प्रौद्योगिकियों ने मीडिया के विभिन्न रूपों को, जो पहले अलग थलग थे, अब आपस में मिला दिया है। भूमंडलीकरण और संगीत का मामला। भूमंडलीकरण से और संगीत। यह तर्क दिया जाता है कि संगीतात्मक रूप वह होता है जो किसी अन्य रूप की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि संगीत उन लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाता है जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते,
व्यक्तिगत स्टीरियो प्रणालियों से संगीत, टेलीविज़न और कॉम्पैक्ट डिस्क तक प्रौद्योगिकी के विकास ने भूमंडलीय आधार पर संगीत के वितरण के लिए नए-नए और अधिक परिष्कृत तरीके प्रस्तुत कर दिए हैं। मीडिया के रूपों का विलयन। मीडिया के रूपों का विलयन। यद्यपि संगीत उद्योग कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूहों के हाथों में अधिक रूप से केंद्रित होता जा रहा है, और कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से संगीत को स्थानीय संगीत की दुकानों से सीडी या कैसेट के रूप में खरीदने के स्थान पर डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। भूमंडलीय संगीत उद्योग में इस समय अनेक फैक्ट्रियों, वितरण श्रृंखलाओं, संगीत की दुकानों और बिक्री कर्मचारियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। यदि इंटरनेट इन सभी तत्वों की आवश्यकता को समाप्त कर संगीत को सीधे डाउनलोड कर बेचना संभव कर सकेगा, तो फिर संगीत उद्योग में बाकी क्या बचेगा। मीडिया के रूपों का विलयन। मीडिया के रूपों का विलयन क्या होगा कि पहले कैसेट्स के रूप में संगीत की बिक्री होती थी। इन स्थितियों में संगीत और जो कैसेट से जुड़े उद्योग थे वे प्रगति करते थे, लेकिन वर्तमान में यूट्यूब से या अन्य कई सोशल मीडिया के उपयोग से या इंटरनेट के सहायता से हम डायरेक्ट जो वीडियो होते हैं, जो मूवी होते हैं, जो संगीत होता है, उसको डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, जिससे जो कैसेट की भूमिका लगातार कम होती जा रही है। तो इसके बारे में बताई गई थी। हमने संगीत उद्योग और उस पर पड़ रहे भूमंडलीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। मास मीडिया में जो परिवर्तन हुए हैं वे इतने अधिक है कि यह अभ्यास संभवतः उनके बारे में आपको एक विखंडित जानकारी ही दे पाएगा। युवा पीढ़ी के एक सदस्य होने के नाते आप यह दी गई समझ के आधार पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ यह देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो में क्या परिवर्तन आए हैं। एंड द अवार्ड गोज टू मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया। हम देख चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं कितने महत्वपूर्ण थे। अक्सर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेलीविज़न और इंटरनेट के विकास से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, किंतु भारत में हमने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ते हुए देखा है। जैसे कि बाक्स में बताया गया है, नई प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद की है। बड़ी संख्या में चमकदार पत्रिकाएं भी बाजार में आ गई हैं। जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की इस आश्चर्यजनक वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, ऐसा साक्षर लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई जो शहरों में प्रवसन कर रहे हैं। 2003 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण की 64,000 प्रतियाँ छपती थी, जो 2005 तक बढ़कर 4,25,000 हो गई। इसका कारण यह था कि दिल्ली की 1,47,00,000 की जनसंख्या में से 52% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हैं। इनमें से 47% लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है और उनमें से 60% लोग 40 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा, छोटे कस्बों और गांव में पाठकों की आवश्यकता शहर के पाठकों से भिन्न होती है, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मलयाली, मनोरमा और ईनाडू जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों ने स्थानीय समाचारों की संकल्पना को एक महत्वपूर्ण रीति से जिला संस्करणों और आवश्यकतानुसार ब्लॉक संस्करणों के माध्यम से प्रारंभ किया। एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र दिनतंतिन हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकी को अपनाया और परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि के कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधी रणनीतियां हैं, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। इससे हम फिर भी उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक है। आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संगठन का होना आवश्यक है। बाक्स 7.9 में क्या है देखते हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की क्रांति।
पिछले कुछ दशकों में एक अत्यंत उल्लेखनीय घटना से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में क्रांति हुई है। इन समाचार पत्रों की वृद्धि उदारीकरण से पहले हो चुकी थी। भारत के दो प्रमुख दैनिक पत्र दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर हैं, जिनके पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः 2.1 करोड़ और 1.7 करोड़ है। सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले दैनिकों में असमिया भाषा के दैनिक है और बांग्ला के दैनिक ग्रामीण क्षेत्रों में है। ईनाडू तेलुगु समाचार पत्र भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सफलता का एक उदाहरण है। ईनाडू के संस्थापक रामोजी राव ने 1974 में इस समाचार पत्र को प्रारंभ करने से पहले एक चिट फंड सफलतापूर्वक चलाया था। 1980 के दशक के मध्य भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में अरक विरोधी आंदोलन जैसे उपयुक्त मुद्दों से जुड़कर यह तेलुगु समाचार पत्र देहातों में पहुंचने में सफल हो गया। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने 1989 में जिला दैनिक निकालने शुरू किए। ये छोटे छोटे पत्रक होते थे, जिनमें जिला विशेष के सनसनी फैलाने वाले समाचार और उसी जिले के गांव और छोटे कस्बों से प्राप्त वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते थे। 1998 तक आते आते ईनाडू आंध्र प्रदेश के उस कस्बों से प्रकाशित होने लगा था और संपूर्ण तेलुगु दैनिक पत्रों के प्रसार में इसका हिस्सा 70% था। आवश्यकतानुसार ब्लॉक संस्करणों के माध्यम से प्रारंभ किया। एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र तंती ने हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने मुद्रण प्रौद्योगिकी को अपनाया और परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि का कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधी रणनीतियां हैं, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधानों जैसे कार्य करते हैं। इससे हम फिर भी उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक है। अगर आधुनिक मास मीडिया को आगे बढ़ाना है तो एक औपचारिक संगठन होना आवश्यक है। भारत में समाचार पत्रों के प्रसार में परिवर्तन। अब समाचार के पत्रों के प्रसार में क्या परिवर्तन होता है देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठक अध्ययन 2006 के हाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में पाठकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में पिछले वर्ष काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और वह 1901 करोड़ से बढ़कर 20.36 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या 2.10 करोड़ के आसपास अपरिवर्तित ही रही है। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर सूची में सबसे ऊपर है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का एकमात्र दैनिक है जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक है। ठीक है, जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक है, जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय दैनिक कहा जाता है, सभी क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं। देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रसार राज्यों तथा अंदरूनी ग्रामीण प्रदेशों में बहुत अधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने, एक और जहां अपनी कीमतें घटा दी है, वहीं दूसरी ओर एक साथ अनेक केंद्रों से अपने अलग अलग संस्करण निकालने लगे हैं। पता लगाइए कि जिस समाचार पत्र से आप भली भांति परिचित हैं वह कितने स्थानों से निकाला जाता है। क्या आपने गौर किया है कि उनमें किसी नगर के हितों और घटनाओं को विशेष महत्व देने वाले परिशिष्ट होते हैं? ये क्रियाकलाप है जिसे देख सकते हैं। समाचार उत्पादन में परिवर्तन प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है, परिवर्तन प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है देखते हैं। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक पूर्ण रूप से स्वचालित हो गए हैं। इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। ऐसा दो प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण संभव हुआ है। पहला, लैन लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी स्थानीय इलाके के नेटवर्क का के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटरों की नेटवर्क व्यवस्था और समाचार निर्माण के लिए न्यूज़ मेकर जैसे तथा अन्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग।
बदलती हुई प्रौद्योगिकी ने संवाददाता की भूमिका के कार्यों को भी बदल दिया है। एक संवाददाता के पुराने आधारभूत उपकरणों, एक आशुलिपि पुस्तिका, पेन टाइपराइटर और पुराना सादा टेलीफोन के स्थान एक छोटे टेप रिकॉर्डर, एक लैपटॉप या एक पीसी, मोबाइल या सैटेलाइट फोन और मॉडेम जैसे अन्य नए उपकरणों ने ले लिया था। समाचार संग्रहण के कार्य में आए इन सभी प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने समाचारों की गति को बढ़ावा दिया है और समाचार पत्रों के प्रबंधन वर्ग को अपनी कार्यविधि को बढ़ाने में सहायता दी है। अब वे अधिक संख्या में संस्करण निकालने की योजना बनाने और पाठकों को नवीनतम समाचार देने में सक्षम हो गए हैं। देसी भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रत्येक जिले के एक अलग संस्करण निकालने के लिए इन सभी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि मुद्रण केंद्र तो सीमित है, पर संस्करणों की संख्या कई गुना बढ़ गई। मुद्रण केंद्र सीमित है, लेकिन उसके जो संस्करण हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। मेरठ से निकलने वाले अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों की श्रृंखलाएं समाचार एकत्रित करने और चित्रात्मक सामग्रियों में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। इस समाचार पत्र के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से निकलने वाले अपने सभी 13 संस्करणों की सामग्री देने के लिए लगभग 100 संवाददाता और कर्मचारी और लगभग इतने ही फोटोग्राफर का एक नेटवर्क है। सभी 100 संवाददाता समाचार पत्र भेजने के लिए पीसी और मॉडेम उपकरणों से सुसज्जित हैं और फोटोग्राफर अपने साथ डिजिटल कैमरा रखते हैं। डिजिटल चित्र मॉडेम के माध्यम से केंद्रीय समाचार कक्षों को भेजे जाते हैं। एक मीडिया प्रबंधक इसके कारणों की व्याख्या करता है। एक मीडिया प्रबंधक इसके कारणों की व्याख्या करता है। प्रिंट मीडिया की कठिनाई यह है कि प्रतिफल के लिए इसकी पूर्ण होने वाली अवधि अधिक लंबी होती है और उत्पादन की लागत भी ज़्यादा आती है। समाचार पत्र अथवा पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर लिखी कीमत से उसकी लागत नहीं निकलती। यदि समाचार पत्र निकालने की लागत 5 रुपये है और आप उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप उसे उच्च वित्तीय सहायक के बल पर ही बेच रहे हैं। स्वाभाविक है कि अपनी लागत की भरपाई के लिए आपको विज्ञापनों पर ही निर्भर रहना होगा। अपनी लागतों की भरपाई के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहना होगा। इस प्रकार विज्ञापनदाता प्रिंट मीडिया का प्राथमिक ग्राहक बन जाता है। विज्ञापनदाता प्रिंट मीडिया का प्राथमिक ग्राहक बन जाता है। इसलिए मैं प्रिंट मीडिया अपने उत्पाद के लिए पाठक प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने विज्ञापनदाताओं के लिए ऐसे ग्राहक प्राप्त करता हूं जो मेरे पाठक होते हैं। विज्ञापनदाता ऐसे पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं जो सफल होते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं, उपभोग करते हैं और जल्दी से विज्ञापित वस्तु को अपना लेते हैं, जो प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं, जो सुखवादी होते हैं। भारतीय प्रेस संस्थान के तत्कालीन निदेशक ने विज्ञापन दाताओं के संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कराने वाले समाचार पत्रों निहित भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है। भारतीय प्रेस संस्था के तब निदेशक ने विस्तृत रूप से समाचार पत्रों को बताते हुए कहा कि इन्हें विज्ञापन देने वाले संभावित ग्राहकों का प्रबंध करना है। कई सप्ताहों से मैंने मुख्य रूप से अंग्रेजी के समाचार पत्रों को देखा, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और बढ़ती हुई मलिन आबादी में होने वाले क्षेत्र प्रतिवेदन और विशिष्ट लेखों को देखा। हमारे करीब 70% लोग यहाँ रहते हैं और मेरे विचार से ये वास्तविक भारत को अपने में समाहित किए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रेस को ऐसी सूचनाएं देने का साहस करना चाहिए जिससे हमारे नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, अकादमिक लोग और स्वयं पत्रकारों की इनके बारे में धारणा ठीक हो सके। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र का यह प्रयत्न रहा है कि उनके पाठक बढ़े और वे स्वयं विभिन्न समूहों तक पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदत बदल गई है। जबकि वृद्धजन पूरा समाचार पत्र पढ़ते हैं, युवा पाठक अक्सर अपनी अपनी विशिष्ट रुचियाँ रखते हैं और उन्हीं के अनुसार खेल, मनोरंजन या सामाजिक गपशप जैसे विषयों के लिए निर्धारित पृष्ठों पर सीधे पहुँच जाते हैं। पाठकों की रुचियों में भिन्नता होने का निहितार्थ यह है कि समाचार पत्र को भी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ रखनी चाहिए जो विभिन्न रुचियों
के पाठकों को आकर्षित कर सके। इसलिए समाचार पत्र अक्सर सूचना रंजन यानी सूचना तथा मनोरंजन दोनों के मिश्रण का समर्थन करते हैं। ताकि सभी प्रकार के पाठकों की रुचि बनी रहे, समाचार पत्रों का प्रकाशन अब कतिपय परंपराबद्ध मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं रहा है। समाचार पत्र अब उपभोक्ता वस्तु बन गए हैं और जब तक संख्या बढ़ी है, सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। बाक्स 7.3 का अभ्यास आप देख सकेंगे बाद में। बहुत से लोगों को यह डर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्थान से प्रिंट मीडिया के प्रसार में गिरावट आएगी। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगी तो प्रिंट मीडिया में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वस्तुतः यह विस्तृत ही हुआ, किंतु इस प्रक्रिया के कारण अक्सर कीमतें घटानी पड़ी है और परिणामस्वरूप विज्ञानों के प्रायोजकों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिसके कारण अब समाचार पत्रों की विषय वस्तु में विज्ञापनदाताओं की भूमिका बढ़ गई है और बाक्स 7.3 में इस व्यवहार तक को स्पष्ट किया गया है। टेलीविजन 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था और 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और वर्ष 2000 में जब दूरदर्शन 20 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, गैर सरकारी टेलीविजन नेटवर्कों की संख्या 40 के आसपास थी। गैर सरकारी उपग्रह टेलीविजन में हुई आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुए निर्णयात्मक विकासों में से एक है। वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे। यह संख्या बढ़कर 2005 में 19 करोड़ हो गई। वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। टीवी रखने वाले सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह ग्राहकी पहुंच चुकी है। 1991 के खाड़ी युद्ध ने और उसी वर्ष हांगकांग के वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे। यह संख्या बढ़कर 2005 में 19 करोड़ हो गई। वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। टीवी रखने वाले सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह ग्राहकी पहुंच चुकी है। 1991 के खाड़ी युद्ध ने और उसी वर्ष हांगकांग के हाम्पोआ हचिनसन समूह द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आगमन का संकेत दिया था। 1992 में हिंदी आधारित उपग्रह मनोरंजन चैनल जी टीवी ने भारत में केवल टेलीविज़न को अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। वर्ष 2000 तक आते आते भारत में 40 गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण पर ही केंद्रित थे, जैसे सन टीवी, ईनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशियानेट। इस बीच जी टीवी ने भी कई क्षेत्रीय नेटवर्क शुरू किए जो मराठी, बंगला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं केबल टेलीविज़न उद्योग भी भारत के बड़े बड़े शहरों में तेजी से पनपता जा रहा था। VCR ने दूरदर्शन की एकल चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक विकल्प प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दी। निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेजी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रम में अधिकतर देसी और आयातित दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे। केबल चलाने वालों की संख्या जो 1984 में 100 थी, बढ़कर 1988 में 1200 और 1992 में 15,000, मतलब 1292 और 1999 में 60,000 हो गई। स्टार टीवी, MTV, मतलब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो 1986 में जो केबल चलानों की संख्या 100 थी,
1988 में 1200 हो गई, 1992 में 15,000 हो गए और 1999 में 60,000 हो गई। स्टार टीवी, एम टीवी चैनल भी सोनी जैसी अन्य अनेक पार राष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों के आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय युवाओं और भारतीय संस्कृति पर अनेक संभावित प्रभाव के बारे में चिंता हुई। लेकिन अधिकांश पार राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों ने अनुसंधान के माध्यम से यह जान लिया है कि भारतीय दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने में चिर परिचित कार्यक्रम को प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होगा। सोनी इंटरनेशनल की प्रारंभिक रणनीति यह रही कि हर सप्ताह 10 हिंदी फिल्में प्रसारित की जाए और बाद में जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले तब धीरे धीरे इनकी संख्या घटा दी जाए। अब अधिकतर विदेशी नेटवर्कों ने या तो हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का एक हिस्सा हो गए हैं अथवा नया हिंदी चैनल ही शुरू कर दिया है। स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोहरी कमेंट्री अथवा हिंदी में एक ऑडियो साउंड ट्रैक चलाते हैं। बड़ी कंपनियों ने बंगला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसे भाषाओं में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू किए हैं। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाया गया स्टार प्लस चैनल, जो प्रारंभ में हांगकांग से संचालित पूर्ण रूप से सामान्य मनोरंजन का अंग्रेजी चैनल था, ने अक्टूबर 1996 से शाम 7 और 9 बजे के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम देना शुरू कर दिए। फिर फरवरी 1999 से वह पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गया और इसके बाद अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को, जो कि इस नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, को दिए गए। इस परिवर्तन को देने वाले विज्ञापनों में इंग्लिश का यह नारा शामिल था, आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों को छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब भाषा कोई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। क्या आपने कभी कोई डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है? इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होता है। समाचारों को पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक तात्कालिक, लोकतंत्रात्मक और आत्मीय बना दिए गए हैं। टेलीविज़न ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ावा दिया है और हर बीतते हुए वर्ष के साथ वह अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है। इससे हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की अपेक्षा तो नहीं की जा रही? हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं और उनके सबसे साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन एवं हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविज़न ने महान सितारों का एक नया वर्ग पैदा कर दिया है, जिनके नामों से हर घर परिवार सुपरिचित हो गए हैं और लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिद्वंदिता के किस्म भरे होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप तैयार किए गए हैं। इनमें से किन किन कार्यक्रम को अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, वार्ता प्रदर्शन और यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है, चर्चा करें। यहाँ पर प्रिंस का बचाव बॉक्स दिया हुआ है, देखते हैं कि प्रिंस का बचाव टाइटल क्या है। प्रिंस नाम का एक 5 वर्षीय बालक हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अलडेहड़ी गांव में एक 55 फुट गहरे वेधन कूप के गड्ढे में गिर गया था और उसे 50 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद सेना द्वारा बाहर निकाला जा सका। इसके लिए सेना ने एक दूसरे कुएं के समानांतर सुरंग खोदी और बालक जिस सेप्टर में नीचे बंद था उसमें बंद सर्किट वाला टेलीविजन कैमरा भोजन के साथ उतारा गया था। 2 समाचार
चैनलों ने अपने अन्य सभी कार्यक्रम छोड़कर लगातार 2 दिनों तक उस बालक की ही चित्रवली दिखानी जारी रखी, जिसमें यह दिखाया गया था कि बालक कितनी बहादुरी से कीड़े मकोड़े से लड़ रहा है, सो रहा है या अपनी माँ को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। यह सब टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा था। उन्होंने मंदिरों से बाहर कुछ लोगों के साक्षात्कार भी लिए और यह पूछा कि आप प्रिंस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि हमें यह प्रिंस के लिए SMS द्वारा संदेश भेजें। हजारों लोग उस स्थान पर जमा हो गए और 2 दिन तक मुफ्त सामुदायिक भोजन चला और इससे राष्ट्र भर में एक उन्माद और चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गए और लोगों को मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में प्रिंस के सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिखाया गया। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जब टीवी के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह जो टीवी है लोगों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है। अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होता है। समाचारों को पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक तत्कालिक, लोकतंत्रात्मक और आदमी बना दिया गया है। टेलीविजन ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ावा दिया है और हर बीतते हुए वर्ष के साथ वो अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है। इससे हमारे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की अपेक्षा तो नहीं की जा रही। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं और उनके सबके साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन और पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन एवं हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविजन ने महान सितारों का एक नया वर्ग पैदा कर दिया है जिनके नामों से हर घर परिवार सुपरिचित हो गए हैं और लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिद्वंद्विता के किस्से भरे होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सोप ओपेरा। सोप ओपेरा ऐसी कहानी है जो धारावाहिक रूप में दिखलाई जाती है। वे लगातार चलती है, अलग अलग कहानियाँ समाप्त हो सकती है और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक उससे पूरी प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं। वह चरित्रों से, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभव से सुपरिचित हो जाते हैं। रेडियो। वर्ष 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घर परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में 12 करोड़ से भी अधिक रेडियो सेटों पर सुने जा सकते थे। 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले MF रेडियो स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए ये निजी तौर पर चलाए जा रहे रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। चूँकि गैर सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले FM चैनलों को कोई राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए इनमें से बहुत से चैनल अपने श्रोताओं को लुभाए रखने के लिए किसी विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीत में अपनी विशेषता रखते हैं। ऐसे एक FM चैनल को दावा है कि वह दिन भर हिट गानों को ही प्रसारित करता है। अधिकांश FM चैनल जो कि युवा शहरी व्यावसायिकों तथा छात्रों में लोकप्रिय है अक्सर मीडिया समूह के होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का है, रेड FM, लिंक मीडिया का और रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में है। लेकिन नेशनल पब्लिक रेडियो अथवा BBC UK जैसे स्वतंत्र रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण में संलग्न हैं, हमारे प्रसारण परिदृश्य से बाहर हैं। 2 फिल्मों रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों ही फिल्में समकालीन परिवेश की हैं। रंग दे बसंती में एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सैल काले छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री की हत्या कर देता है।
रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों फिल्में समकालीन परिवेश की है। रंग दे बसंती में एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सैल कॉलेज छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री हत्या कर देता है और फिर जनता तक अपना संदेश प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी को अपने कब्जे में कर लेता है। जबकि लगे रहो मुन्ना भाई में नायिका एक रेडियो जॉकी है जो अपनी आत्मीय पुकार गुड मॉर्निंग इंडिया से देश को जगाती है, और नायक भी एक लड़की के जीवन को बचाने के लिए रेडियो स्टेशन को सहारा लेता है। एफएम चैनलों के प्रयोग की संभावनाएं अत्यधिक है। रेडियो स्टेशनों और अधिक निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों के उद्भव के परिणाम स्वरूप रेडियो स्टेशनों का और अधिक विकास होगा। स्थानीय समाचारों को सुनने की मांग बढ़ रही है। भारत में एफएम चैनलों को सुनने वालों घरों की संख्या ने स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों के स्थान ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया। नीचे बॉक्स में दी गई सामग्री से न केवल एक सामग्री युवक की चतुराई का पता चलता है, बल्कि स्थानीय संस्कृतियों के पोषण की आवश्यकता भी प्रकट होती है। संभवतः यह संपूर्ण एशियाई उपमहाद्वीप में एकमात्र ग्रामीण एफएम रेडियो स्टेशन हो। इस प्रसारण उपकरण, जिसकी कीमत बहुत कम है, शायद दुनिया भर में सबसे सस्ता उपकरण हो, लेकिन स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यह बहुत प्यारा है। भारत के उत्तरी राज्य बिहार में एक सुहावनी सुबह को राघव महतो नाम का एक युवक अपने घर में विकसित एफएम रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए तैयार होता है। मरम्मत सेवा प्रदाता करने वाली राघव की छोटी सी दुकान और रेडियो स्टेशन के 20 किलोमीटर के घेरे में रहने वाले हजारों ग्रामवासी अपने प्री स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए अपने रेडियो सेट चालू करते हैं। थोड़ी सी घरघराहट के आवाज़ के बाद एक युवक का आत्मविश्वासपूर्ण स्वर रेडियो तरंगों पर तैरने लगता है। सुप्रभात, राघव एफएम मंसूरपुर में आपका स्वागत है। अब अपने मनपसंद गाने सुनिए की घोषणा राघव के मित्र और कार्यक्रम संचालक शंभू के स्वर में सुनाई पड़ती है, जो स्थानीय संगीत के टेपों के ढेर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर रेडियो के बारे में बताया जा रहा है कि रेडियो में प्रसारण होती कैसे और समाज में इसका क्या असर होता है और समाज के लोग इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के एक आवश्यक अंग बन गए हैं। यह अध्याय हमारे जीवन में हुए मीडिया संबंधी सभी अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता। यह तो हमें यही समझा सकता है कि मास मीडिया समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मीडिया अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। यह आयाम है राज्य और बाजार के साथ मीडिया का संबंध, इसका सामाजिक गठन एवं प्रबंधन, पाठकों एवं श्रोताओं तथा दर्शकों के साथ इसके संबंध आदि। दूसरे शब्दों में यहाँ उन नियंत्रणों जिनके अंतर्गत रहकर मीडिया अपना काम करता है और अनेक तरीकों जिनमें यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है पर दृष्टिपात किया गया है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जो कि हमारे बृहद ज्ञान के लिए आवश्यक था। तो यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।